ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, इनके प्रोफार्मे म्हणजे स्पेसिमन म्हणजे नमूने मैंने आपको समझा दिया। अभी प्रॉब्लम छुड़ाते समय आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाना मेरा एक इम्पॉर्टेंट कार्य है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं समझाया मैंने आपको तो प्रॉब्लम पढ़ने में आपको दिक्कत जाएगी। इसलिए प्रॉब्लम चालू करने के पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ जो प्रॉब्लम छुड़ाते समय आपके काम में आएंगे। पहला, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके नोट्स में पेज नंबर 4 पर है। पहला पॉइंट देखो, प्रॉब्लम विल बी गिवन इन TW 2 parts. The first part will be called as a trial balance and second part will be called as a adjustment. देखो, मान लो कि ये प्रॉब्लम है, ये आपको 2 हिस्सों में दिया जाएगा। इसको बोलेंगे TB, ट्रायल बैलेंस, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट और पर्टिकुलर्स। और नीचे रहेंगी एडजस्टमेंट, 1 2 3 4 5। यानी आपको एग्जामिनेशन में इस तरह से प्रॉब्लम दिया जाएगा। ये प्रॉब्लम के हम 2 हिस्से बनाते हैं। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? ट्रायल बैलेंस। और इसको हम बोलेंगे एडजस्टमेंट। यानी प्रॉब्लम आपको जो दिया जाएगा वो 2 हिस्सों में, इतना यानी ट्रायल बैलेंस और ये एडजस्टमेंट। तो अभी यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, और वो ये बात है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आइटम दिए जाएंगे उसकी एक ही एंट्री करना है। ईच आइटम ओनली 1 एंट्री। ईच आइटम ओनली 1 एंट्री। ट्रायल बैलेंस में ट्रायल बैलेंस सबको मालूम है, मैंने आपको जर्नल पढ़ाई, जर्नल से लीजर पढ़ाई और लीजर से ट्रायल बैलेंस पढ़ाई। ट्रायल बैलेंस आपको मालूम है साल के आखिरी में बनती है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर ईच आइटम ओनली 1 एंट्री, जो भी इंफॉर्मेशन देंगे उसकी एक एंट्री करना है, एक आइटम एक एंट्री। 1 एडजस्टमेंट के अंदर ईच आइटम
TW2 एंट्री, यानी एडजस्टमेंट के अंदर जो एडजस्टमेंट आएगी उसकी प्रत्येक एडजस्टमेंट की 2 एंट्री करना है। कभी 3 भी होगी, एक आधे बार 4 भी होगी, पर मिनिमम 2 होगी। यानी क्या हो गया, अभी ये प्रॉब्लम आपको 2 हिस्सों में दिया जाएगा। पहले को बोलना ट्रायल बैलेंस, और इसके अंदर ईच आइटम ओनली 1 एंट्री, और इसको बोलना एडजस्टमेंट ईच आइटम 2 एंट्री, कम से कम 2, कभी 3 भी हो। अब प्रश्न है एडजस्टमेंट किसको बोलते हैं। ये अभी प्रश्न ये है कि भाई सर ने, मैंने आपको ट्रायल बैलेंस तो पढ़ा दिया, पर मैंने आपको एडजस्टमेंट नहीं पढ़ाई। अब आप बोलेंगे सर एडजस्टमेंट किसको बोलते हैं, तो ट्रायल बैलेंस बनाते समय एक आधे आइटम का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक आधे आइटम की ज़्यादा की इंफॉर्मेशन ये एडजस्टमेंट में देते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो यहाँ मशीन है, ये मशीन में कितने मशीनें हैं, नवीन है, पुरानी है, तो ये एक आधे डिफिकल्ट आइटम का क्लैरिफिकेशन एडजस्टमेंट में दिया जाता है। और दूसरी बात, ट्रायल बैलेंस बनाते बनाते अगर कोई आइटम छूट गए, ट्रायल बैलेंस बनाते समय कुछ आइटम एलिमिनेट हो गए, छूट गए, हमारे ध्यान में नहीं रहे, स्किप हो गए, तो उसको यहाँ पर देते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस में जो इंफॉर्मेशन है उसमें से एक आधे इंफॉर्मेशन की आइटम की आवश्यकता होगी तो ज़्यादा की इंफॉर्मेशन देना। जैसे मशीन के अंदर एक आधी नवीन मशीन लिया तो वो देना। और दूसरा, ट्रायल बैलेंस बनाते समय अगर कोई आइटम छूट गया तो उसको एडजस्टमेंट में देते हैं, उसको बाद में अपने को ध्यान में लेना पड़ता है। तो एडजस्टमेंट का अर्थ हो गया क्लियर। ट्रायल बैलेंस में के छूटे हुए आइटम आपको एडजस्टमेंट में देंगे। अब पढ़ो, पहला पॉइंट मैंने पढ़ा दिया। दूसरा क्या, इफ एनी आइटम गिवन इन द ट्रायल बैलेंस देयर विल बी ओनली 1 एंट्री। देखो क्या है, इसमें कोई भी आइटम दिया तो कितनी एंट्री होगी। तीसरा पॉइंट क्या है, एनी आइटम गिवन इन द एडजस्टमेंट देयर विल बी मिनिमम 2 एंट्री। 2 एंट्री मिनिमम होगी, कभी 3 भी होगी, पर मैक्सिमम समय 2 ही होती है। अब एक चौथा पॉइंट देखो, सीक्रेट एडजस्टमेंट। ये सीक्रेट एडजस्टमेंट क्या होती है, ये जब 17-18वें प्रॉब्लम में आएगी और एक आएंगी चौथे प्रॉब्लम में। जब एक सीक्रेट एडजस्टमेंट प्रॉब्लम में आएगी तब आपको इसका क्लैरिफिकेशन हम देंगे। तब तक क्लैरिफिकेशन दिया भी हमने आपको तो समझेगा नहीं। अब पहले 4 पॉइंट समाप्त हो गए। अब देखो 5वां पॉइंट, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखा है, बैलेंस गुड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओपनिंग स्टॉक म्हणजे क्या, साल के पहले दिन दुकान में जो गुड्स होती है वो। क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक विल बी गिवन इन द ट्रायल बैलेंस एंड देयर विल बी ओनली 1 एंट्री ऑफ ओपनिंग स्टॉक। कहाँ पर,
ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, यानी क्या बोलना है, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में रहेगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में रहेगा, यानी इसके डब्बे के अंदर, और उसकी एक ही एंट्री करना है, और वो कहाँ करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। कहाँ करोगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। अब राइट साइड में देखो, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ रहेगा, एडजस्टमेंट में रहेगा, और क्लोजिंग स्टॉक की दो एंट्री होगी, एक कहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट और बैलेंस शीट में आ सकती। जब मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़ाई तब मैंने आपको बताया था, तो बताओ फिर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ होगा, एडजस्टमेंट में, कितनी एंट्री होगी, दो, एक एंट्री कहाँ होगी, ट्रेडिंग में क्रेडिट, दूसरी कहाँ होगी, बैलेंस शीट में एसेट बाजू पर होगी। अभी छठवां पॉइंट देखो, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ड्राइंग म्हणजे क्या, दुकान में से पैसे या वस्तुएं अपने घर में लेके जाना, अपने ही दुकान में से पैसे या वस्तुएं पर्सनल काम के लिए लेके जाना, उसको बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग के प्रकार दो, लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, कैश ड्राइंग, म्हणजे क्या, अपने दुकान के ड्रॉवर में से मान लो तुम 200 रुपये लेके गए और 200 रुपये आपने अपने बच्चे की ट्यूशन फी के दिए, या अपने दुकान में से 1000 रुपये लेके गए और बीवी को दिए पर्सनल परिवार पर खर्चा करने के लिए, या 2000 रुपये उठाए दुकान में से और अपने घर का इलेक्ट्रिक बिल भरा, तो इसको बोलते हैं कैश ड्राइंग। और कैश ड्राइंग रहती है ट्रायल बैलेंस, कैश ड्राइंग रहती है ट्रायल बैलेंस में इधर, और उसकी एक ही एंट्री करना, कहाँ पर, वहाँ लिखिए देखो, कैपिटल अकाउंट में डेबिट, कहाँ लिखिए, कैपिटल अकाउंट में डेबिट। तो फाइनल क्या हो गया, कैश ड्राइंग ट्रायल बैलेंस में आता है और उसकी एक ही एंट्री कैपिटल अकाउंट में डेबिट। अब क्या है, राइट साइड में देखो, ड्राइंग ऑफ गुड्स, तुम्हारा मान लो किराने का दुकान है, आपने अपने दुकान में का किराना निकाला, आपने या मैंने अपने दुकान में का किराना निकाला और अपने घर के लिए लेके गए, म्हणजे क्या हो गया, दुकान में की वस्तुएं पर्सनल काम के लिए लेके जाना, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग ऑफ गुड्स। ये कहाँ दिया जाएगा, एडजस्टमेंट, इधर दिया जाएगा, और इसकी एंट्री करेंगे दो, एक कहाँ करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, और दूसरी कहाँ करोगे, कैपिटल अकाउंट में डेबिट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट क्यों, क्योंकि दुकान में की वस्तु चली गई। मैंने क्या बताया था ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, दुकान में जो वस्तुएं आती है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, और दुकान में से जो जाती है वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। अभी मैं अपने दुकान में से वस्तु घर में लेके गया, तो दुकान में से वस्तु चली गई, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, और मेरा कैपिटल उतने से कम हुआ, कैपिटल अकाउंट में डेबिट। मतलब क्या पढ़े अपन, कैश ड्राइंग और क्या पढ़े, गुड्स ड्राइंग। सातवां पॉइंट है इंटरेस्ट, पॉइंट है इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो, इंटरेस्ट यानी क्या आपको मालूम है, इंटरेस्ट यानी ब्याज। कैपिटल भी आपको मालूम है, दुकान शुरू करने के लिए घर से जो पैसा लाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। ड्राइंग भी मालूम है आपको, दुकान में से पैसा घर में लेके जाना, इसको बोलते हैं ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों को अभी अपने को पढ़ना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्यों लगाया जाता है? कैपिटल क्या होता है? अपने घर में का पैसा अपन दुकान में लाते हैं, वो कैपिटल। तो उसके पीछे लॉजिक ऐसा है कि अपने घर का पैसा अपन ने कहाँ डाला? दुकान में। अगर वो दुकान में नहीं डाला होता तो वो पैसा कहाँ डालते अपन? बैंक में। बैंक में से क्या मिलता अपने को? इंटरेस्ट। तो अपना ही पैसा बैंक में डाला तो अपने को इंटरेस्ट मिलता। इसलिए अपना ही पैसा जब अपन कैपिटल करके लाते तो उसके ऊपर भी अपन ने इंटरेस्ट लेना चाहिए, ये उसका लॉजिक है। अब इसकी एंट्री कितनी होती है? तो एक कहाँ होती, देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, और दूसरी कहाँ होती है? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। क्यों? मैं कौन हूँ? ये, और आप कौन है? बी। हमने दोनों ने अपने घर से पैसा लाया और डाला कहाँ पर? दुकान में। अभी यहाँ पर चीज़ ध्यान में लो, ए और बी ये पर्सन है, और दोनों ने मिलकर जो व्यापार चालू किया वो पार्टनरशिप है। तो हमने हमारा पैसा किसको दिया? दुकान को। तो उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं अपन? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट कौन देगा? पार्टनरशिप। किसको देंगे वो? ए और बी को। किसका एक्सपेंडिचर हो गया? दुकान का। दुकान के लिए, पार्टनरशिप के लिए एक्सपेंडिचर है, इसलिए पी एंड एल में डेबिट। और किसको मिल रहा है? ए को और बी को। क्यों? ये पैसा हमारा है, ए और बी का। हमारा क्या है? वो इनकम। इसलिए हमारे कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगा? क्रेडिट। तो क्यों? क्योंकि वो उतने पैसे से हमारा कैपिटल बढ़ेगा। तो ध्यान में क्या रखोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यह दुकान का एक्सपेंडिचर है, म्हणजे पार्टनरशिप का, और पार्टनर लोगों का इनकम है। इसलिए दुकान के अकाउंट में डेबिट, पी एंड एल में डेबिट, और हमारे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। लेकिन ध्यान में रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमेशा 12 महीने का लगाना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा 12 महीने का लगाना। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग यानी क्या? दो प्रकार का ड्राइंग है, कैश ड्राइंग और गुड्स ड्राइंग। तो इंटरेस्ट केवल कैश ड्राइंग पर लगाना, इंटरेस्ट केवल कैश ड्राइंग पर लगाना, गुड्स ड्राइंग पर नहीं लगाना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसके उल्टा है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिल्कुल उल्टा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के उल्टा है। क्यों? हम दुकान में से, मैं कौन हूँ? ये पार्टनर। तुम कौन हो? बी पार्टनर। हमको प्राइवेट काम के लिए पैसा होना था, इलेक्ट्रिक बिल भरने के लिए बोलो, बच्ची की ट्यूशन फीस देने के लिए या मेडिसिन लाने के लिए हमको पैसा होना था। हमारे पास पैसा नहीं है, तो अपन ने कहाँ से पैसा लिया? दुकान में से। मतलब दुकान का पैसा किसने उपयोग में लाया? पार्टनर लोगों ने। अगर हम दुकान में से पैसा नहीं उठाते, अगर हम दुकान में से पैसा नहीं उठाते तो ये बैंक से कर्जा लेते। बैंक के कर्जा के ऊपर क्या देना पड़ता? इंटरेस्ट। अगर दुकान में अपने को प्राइवेट काम के लिए पैसा होना था, वो हमने दुकान में से लिया। अगर ये हमने दुकान में से नहीं लिया होता तो प्राइवेट काम मैंने पूरा करने के लिए हम बैंक से कर्जा लेते या मित्र से कर्जा लेते। और मित्र से कर्जा लिया तो मित्र को क्या देना पड़ेगा? बोलो, इंटरेस्ट। तो यहाँ अपन कहाँ के पैसे लेके गए? दुकान के। तो अभी हमको मैंने किसको? ए को और बी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर हमने बैंक से लिया होता तो बैंक को इंटरेस्ट देते। हमने मित्र से लिया होता तो मित्र को इंटरेस्ट देते। ये हमने किससे लिया? पार्टनरशिप से, तो पार्टनरशिप को इंटरेस्ट देंगे। तो पार्टनरशिप का क्या हो गया? इनकम। इसलिए वो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट लिखा है और कैपिटल अकाउंट में डेबिट। क्यों कैपिटल अकाउंट में डेबिट? क्यों? उतने से हमारा कैपिटल कम होता, हमारा वो एक्सपेंडिचर है। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या है? कैपिटल अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। उल्टा, इसके उल्टा ही है। अब इतना ध्यान में रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 महीने का लगाना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने का लगाना। ये हो गया हमारा 7वां पॉइंट। अभी 8वां पॉइंट देखो, पढ़ो। ए बी सी डी ई। ए में क्या है? वेजेस। बी वेजेस एंड सैलरी। सी प्रोडक्टिव वेजेस। डी डायरेक्ट वेजेस। ई मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। इसमें से कोई भी आइटम आया तो ये लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। ये सब ट्रायल बैलेंस में आते हैं। कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। जब मैंने आपको फॉर्मेट पढ़ाए तब उसमें मैंने आपको बताया था। इसमें से कोई भी आइटम आएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ लिखेंगे? डेबिट। और उसके नीचे सैलरी, सैलरी एंड वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस। इसमें से कोई भी आइटम आया तो कहाँ लिखेंगे? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। यानी प्रोडक्टिव वेजेस बोला तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, अनप्रोडक्टिव बोला तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, वेजेस एंड सैलरी बोला तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। और इसको उल्टा किया, पहले सैलरी को लाया, सैलरी एंड वेजेस बोला तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। तो 8वां पॉइंट ऑलरेडी मेरा समझाना हो चुका है जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था? फॉर्मेट। किसके फॉर्मेट? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के फॉर्मेट पढ़ाए थे तब। अब देखो, अब मैं एक ऐसा आइटम पढ़ाने जा रहा हूँ
जिसका नाम है प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। इसमें 4 आइटम हैं। अगर पेपर में आए तो 4 एक साथ आते, नहीं तो एक भी नहीं आता। यानी आना है तो चारों आते, नहीं तो एक भी नहीं आता। पहले मैं डिटेल में इसको समझा देता हूँ। वैसा तो मैं आपको बोल सकता ये आइटम यहाँ लिखो, वो वहाँ लिखो, पर वो आइटम क्या है आपको समझने को। देखो, मान लो मैं दुकान का मालिक हूँ, मान लो कि मैं दुकान का मालिक हूँ, मेरा नाम ए है और आप लक्ष्मण हो। आपका नाम लक्ष्मण है, आप मेरे दुकान में नौकर हो, सर्विस करते हो। मैं कौन हूँ? मिस्टर ए। वो कौन? दुकान का मालिक। आप कौन है? कर्मचारी, यानी कौन? एम्प्लॉय। आपका नाम लक्ष्मण। अब देखो, आपकी सैलरी 10,000 रुपये, 10,000 रुपये पर मंथ है। आपकी सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ है। तो आपके हाथ में सैलरी आने के पहले मैं इसमें से 2,000 रुपये माइनस कर लेता हूँ। काय के EPF, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। म्हणजे आपके हाथ में नेट कितना आता? 8,000। आपके हाथ में नेट कितना आता? 8,000। आप मेरे दुकान में काम करते हो, आपकी सैलरी कितनी है? 10,000। मैंने आपको देना कितना चाहिए? 10,000। और मान लीजिए कि मैंने तुम्हारे सैलरी में से 2,000 रुपये EPF, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, काट लिया और तुमको 8,000 रुपये दिए। गवर्नमेंट का रूल है, कर्मचारियों के बेनिफिट के लिए प्रोविडेंट फंड की योजना है और एक कर्मचारी के लिए अच्छी रहती है। प्रोविडेंट फंड की योजना ये कर्मचारियों के लिए अच्छी रहती है। अब देखो, आपके सैलरी में से कितने पैसे कट गए? बोलो। 2,000 रुपये। अभी देखो, यहाँ पर ट्रेजरी म्हणजे गवर्नमेंट के पास एक अकाउंट खोलते हैं। उसमें क्या होता है? देखो, आपका पैसा कितना काटा मैंने? 2,000। इसको बोलते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। ₹2,000 पर मंथ। अब ट्रेजरी गवर्नमेंट के पास होता है, एक अकाउंट खोलते हैं। उस अकाउंट में तुम्हारे में से जितना पैसा काटा मैंने, तुम्हारे सैलरी में से कितना काटा, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूट करना म्हणजे देना। कितना है? 2,000 पर मंथ। और उतना ही पैसा मैं यानी कौन? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 2,000 पर मंथ। यानी मान लो जितना पैसा आपके सैलरी में से काटा, एक्चुअली 12 साढ़े 12% रहता है। मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया समझने के लिए।
एक्चुअली 12.5 25% होता है दोनों मिलकर, यहाँ पर दोनों मिलकर 40% होता है। अपने को आइटम समझने से मतलब। तो तुम्हारे सैलरी में से मैंने कितने काटा? 2000। और मेरे को है ना दुकान के मालिक को उतना ही पैसा देना पड़ता है, 2000, यानी 4000 पर मंथ तुम्हारे अकाउंट में जमा होगा। प्रोविडेंट फंड का एक जॉइंट अकाउंट खोलना पड़ता है। ये जॉइंट अकाउंट क्या होता है? ट्रेजरी में मैं यानी दुकान का मालिक और तुम कर्मचारी दोनों के नाम से एक अकाउंट खोलते हैं, जॉइंट क्यों खोलते हैं? मेरे एब्सेंटी में तुमने पैसा नहीं निकालने को होना और तुम्हारे एब्सेंटी में मैंने पैसे नहीं निकालने को होना। पैसे निकालना है तो दोनों की सिग्नेचर लगती है, इसलिए जॉइंट अकाउंट खोलते हैं ट्रेजरी। अब बताओ तुम्हारा कंट्रीब्यूशन हर महीने का कितना है? कंट्रीब्यूट करना मुझे तुम्हारे सैलरी में से काटना, उतना ही मैंने दिया। मतलब जॉइंट अकाउंट में जो तुम्हारे और मेरे नाम पर है, एक महीने में कितना पैसा जमा होगा? 4000 रुपये पर मंथ इंटू 12 महीने, यानी 1 ईयर, एक साल में कितना पैसा जमा होगा? 48,000 पर ईयर। एक साल में 48,000 रुपये कहाँ जमा हो गए? तुम्हारे अकाउंट में, जो तुम्हारे और मेरे नाम पर। मान लो तुम्हारी सर्विस 30 साल हो गई, मान लो तुम्हारी सर्विस 30 साल हो गई, तो तुम्हारे खाते में जमा हो गए 14,40,000 रुपये। 14,40,000 रुपये तो मैंने कम बताया क्यों? तुम्हारी सैलरी जैसी जैसी बढ़ते जाएंगी, 30 साल में तुम्हारी सैलरी एक जैसे भी थोड़ी रहेगी, ये सैलरी तुम्हारी बढ़ते जाएगी हर साल, ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा। तो मैंने तो केवल 14,40,000 बोला, ये और ज़्यादा होगा। क्यों? अभी अपन ने केवल क्या रेट पकड़ा? 10,000। तो 30 साल तक 10,000 नहीं मिलेंगे ना आपको। दिनों दिन सैलरी क्या होगी? बढ़ेगी। ये सैलरी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, सब बढ़ते जाएगा। तो मैंने ये समझाने के लिए एक फिक्स अमाउंट लिया। तो बोलो तुम्हारे सैलरी में से कितने काटे? 2000। क्या बोला उसमें? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन कितना? 2000। अब मालिक ने मुझे महीने कितने दिए? 2000। हर महीने में जॉइंट अकाउंट में कितने पैसे जा रहे? 4000। 12 महीने मुझे एक साल में कितने जा रहे? 48,000। तो टोटल पैसा जमा रहेगा कहाँ पर? जॉइंट अकाउंट में। जॉइंट है ना तुम्हारे और मेरे नाम में जमा रहेगा। कितना? 14 लाख कितना हो गया? 40,000। 14 लाख कितना हो गया? 40,000। अभी इसको, ये जो 14,40,000 है, ये पैसा जमा हो गया, इसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। क्या बोलते हैं इसको? प्रोविडेंट फंड। इसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। और कंट्रीब्यूशन हर महीने में पैसा डालना, एक साल में जो डाला वो हो गया कंट्रीब्यूशन।
2 आइटम हो गए। अब तीसरा देखो, तुम्हारे पैसे 30 साल तक तुम्हारे पैसे जमा हो गए। अब ये पैसा तुम गवर्नमेंट के पास है, म्हणजे गवर्नमेंट के पास जमा है। जमा है म्हणजे क्या हो गया वो? इन्वेस्टमेंट। क्या हो गया वो? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी कितना? 14,40,000। इन्वेस्टमेंट कितना? क्यों? ये पैसा घर में थोड़ी ना है, टोटल पैसा जमा हो गया, उसको क्या बोला? प्रोविडेंट फंड। और ये पैसा अकाउंट में जॉइंट बैंक में जमा है। पैसा बैंक में जमा होना उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और कितने साल तुम्हारा पैसा बैंक में जमा रहा, उसके ऊपर मिलता है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। मान लो इंटरेस्ट मिला 17 लाख। अब बोलेंगे बाप रे, 14 लाख पर 17 लाख इंटरेस्ट मिलेगा, ज्यादा मिलेगा इससे। क्यों? 30 साल का है ना वो ब्याज, इससे भी ज्यादा मिलेगा। 30 साल तक तुम्हारे पैसे बैंक में जमा है, थोड़े 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 थोड़े। पहले साल जो पैसा जमा किया वो 30 साल जमा रहा, दूसरे साल जमा किया वो 29 साल जमा रहा, नौकरी के तीसरे साल जमा किया वो 28 साल जमा रहा, नौकरी के चौथे साल जमा किया वो 27 साल जमा रहा। तो इतने साल का ब्याज मान लो कितना मिला आपको? 17 लाख। ये हो गया क्या? इंटरेस्ट। अभी आप ध्यान में लेना, वो ऐसा ध्यान में लेना कि चार आइटम हो गए। अब बताओ, जब तुम्हारा रिटायरमेंट होगा तब तुमको ये पैसा और ये पैसा वापस मिलेगा। तुम्हारा टोटल पैसा जमा कितना है? 14,40,000। और वो एक ही है, और उस पर ब्याज कितना मिला? 17 लाख। तो 17 लाख और 14 लाख 31 लाख 40,000, 31,40,000 रुपए आपको रिटायरमेंट के वक्त पैसा मिलेगा। जैसे आप रिटायर्ड हो जाओगे आपको ये भी मिलेगा और ये भी आपको वापस मिलेगा। ये गवर्नमेंट की योजना है। क्यों? इसलिए बनाई गई कि जब कर्मचारी कमाता है, नौकरी पर रहता है, तो उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, परिवार बहुत आराम से वो चला लेता है। पर जब कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो उसका सैलरी बंद हो जाता है, पेंशन सभी को नहीं मिलता, किसी को मिलता, किसी को नहीं मिलता। तो रिटायरमेंट होने के बाद आगे की जिंदगी जीने के लिए उसके पास, कर्मचारी के पास पैसा होना। इसलिए ये गवर्नमेंट की योजना है कि जैसे आप जॉब पर लगोगे, आपके सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पैसा, अब थोड़ा थोड़ा म्हणजे कितना? 12.5% है। अगर मैंने यहाँ ये 20% हो गए, 12.5% लिया होता, यहाँ पर आता 1,250, 2,000 के बदले में आता 1,250। तो क्या योजना है गवर्नमेंट की? जब कर्मचारी जॉब पर लगता है तो उसके सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पैसा काटना, उतना ही पैसा मालिक को देना ही पड़ता, और वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में, ट्रेजरी यानी खजाना, वहाँ पर आपका अकाउंट जमा रहता और हर महीने में जमा होते 4,000, एक साल में जमा हो गया 48,000, 30 साल के सर्विस में इतने, वो आप
ये टोटल पैसा जमा हो गया, उसको प्रोविडेंट फंड बोला। पर ये बैंक में डाल के रखा है ट्रेजरी में, इसलिए उसको इन्वेस्टमेंट बोला। तो ये इन्वेस्टमेंट है और इसके ऊपर ब्याज मिलता है, इसलिए इंटरेस्ट बोला। कितने आइटम हो गए? 4। अब ध्यान में कैसा रखोगे? कंट्रीब्यूशन शब्द आया तो उसको लिखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। केवल प्रोविडेंट फंड बोला तो उसको लिखना लायबिलिटी पर, और प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट जोड़ना। प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट जोड़ना लायबिलिटी बाजू में, और इन्वेस्टमेंट जाएगा एसेट बाजू पर। इन्वेस्टमेंट जाएगा ये प्रोविडेंट फंड प्लस इंटरेस्ट, ये आएगा लायबिलिटी पर। और ये जाएगा एसेट पर। और ये जाएगा P&L अकाउंट डेबिट। P&L अकाउंट डेबिट। अभी आप 9 नंबर का पॉइंट पढ़ लो, डिटेल समझा दिया मैंने। आपके डैडी सर्विस करते होंगे तो उनका भी प्रोविडेंट फंड होगा। कल चल के आप सर्विस करोगे तो आपको मैंने पूरे आइडिया दे दिए, जबकि 12वीं में इतना डिटेल में पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, पर आपको मालूम होने को होना, इसलिए पूरे आइटम मैंने लिख के बता दिए। देखो पढ़ो आप। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कहाँ लिखा? लायबिलिटी पर। उसके बाद क्या है? देखो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखा? एसेट पर। उसके बाद क्या है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन क्या लिखा है वहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। और इंटरेस्ट क्या बोला है? ये इंटरेस्ट प्रोविडेंट फंड में प्लस करना। कौन से बाजू पर? लायबिलिटी पर। ये डिटेल में आपको मैंने समझा दिया। अभी आइटम नंबर 10 ले रहे हैं। 10 में देखो